हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर, ये करंट अफेयर क्या क्या इंक्लूड करता है? पीआईबी, द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। ओके, ये न्यूज़पेपर को इंक्लूड करके ये करंट अफेयर की प्यारी सी क्लास आपके लिए तैयार की गई है। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, वनडे एग्जाम से स्टेट और पीसीएस लेवल के एग्जाम तक ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं फ्रेंड, कि कोई भी ऐसा नहीं है कि ये करंट अफेयर सिर्फ इस एग्जाम के लिए बनी है और ये करंट अफेयर सिर्फ इस एग्जाम के लिए बनी है। ऐसा आजकल कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। देखो, आपको एक ही न्यूज होगी, लेकिन आपसे वनडे एग्जाम में एक ऑप्शन डाल के आपसे पूछ सकता है। वहीं पर स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, उसमें आपको क्या होता है, एक पूरा सा सेंटेंस डाल के आपसे क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, तो डिफरेंस बस इतना है, थोड़ा सा भाषा का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे वनडे एग्जाम आप रेलवे का क्यों न दें एग्जाम, और चाहे यूपीएससी का क्यों न दें, क्वेश्चन एक ही है, बस भाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है फ्रेंड्स। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स। आप अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। आपको इसी टाइम यानी कि आपको 12 बजे के करीब ये क्लास मिल जाती है चैनल पर, तो आप डेली इस क्लास को देखा करें। ओके, और अपना जो रिजल्ट है वो आप एग्जाम में देखना कि आपने कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है। अब तक जहां से पढ़ रहे थे आपका मन है, लेकिन यहाँ पर आप एक बार आए हो तो जरूर ही पढ़ के देखना फ्रेंड्स। एक बार थोड़ा बिलीव करके और थोड़ा सा सब्र रख कर, एक दो दिन से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको 1-2 महीना कंटिन्यू पढ़ना होगा किसी भी चीज को। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं डेली, डॉक्टर कहते हैं भाई 1-2 दिन से कुछ नहीं होगा, आपको डेली एक्सरसाइज करनी होगी। डॉक्टर कहते हैं 1-2 दिन दवा खाने से कुछ नहीं होगा, आपको डेली दवा खानी होगी। इसका जो असर है वो आपको 2 महीने 4 महीने में दिखेगा, कहते हैं ना। तो अपने एग्जाम से पहले आप ऐसी तैयारी कर लो जिससे कि एग्जाम आपका एक ही बार में क्वालिफाई हो जाए। और 2023 में तो हमारे जो फॉर्म आ रहे हैं, हमारी जो नौकरी है उसकी मतलब भरमार हो रही है। कितने फॉर्म आ रहे हैं हम भी काउंट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ओके, तो 2023 में नौकरी ले लो अच्छे से और अपनी तैयारी को अच्छे से करो। करंट की क्लास, मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि इस क्लास से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे। जो मैं करंट अफेयर की क्लास लेती हूँ, करंट से बाहर नहीं जाएंगे। और सिर्फ आपको इसमें करंट ही नहीं मिलेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, हिंदी, यहाँ तक कि हिंदी का भी समावेश हो जाता है इन क्लासेस में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी देर हो गई। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स बिना देरी के। 17 अप्रैल 2023, 17 अप्रैल 2023, जैसा कि आप आज जानते हैं आज मंडे है और 17 अप्रैल है। फ्रेंड्स, टुडे करंट अफेयर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स, आपको बस अपने माइंड को ध्यान से मतलब एकदम शांत कर देना और सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देना है, जिससे कि एक ही बार में आपकी माइंड इन न्यूज को ग्रैप्स करता रहे। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है, वंदे मेट्रो भारत में कब तक शुरू होगी? वंदे मेट्रो एक ट्रेन है, ये भारत में कब तक शुरू होगी? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। सबसे पहला काम क्या है आपका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो वंदे मेट्रो भारत में कब तक शुरू होगी? ऑप्शन ए दिसंबर 2024, ऑप्शन बी दिसंबर 2023, ऑप्शन सी दिसंबर 2025 और ऑप्शन डी दिसंबर 2030। फ्रेंड्स, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे ये कब तक शुरू होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिसंबर 2023। वंदे मेट्रो भारत में दिसंबर 2023 तक शुरू हो जाएगी। अब हो जाएगी, मुझे कैसे पता चला? क्या मैं सरकार से मिलने गई थी, सरकार से पूछने गई थी कब तक हो जाएगी? नहीं, ये किसी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? तो घोषणा में कहा गया बाई अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। ठीक है, जो न्यूज होती है उनके सामने वो बैठे न्यूज चैनल पे, और जब उन्होंने कहा कि भाई ये जो मेट्रो है वंदे मेट्रो, वो दिसंबर 2023 तक स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे किसने बताया ये कि कब तक हो जाएगी, अश्वनी वैष्णव जी ने। ये कौन है, ये केंद्रीय रेल मंत्री हैं, यानी केंद्र सरकार के ये रेल मंत्री हैं। रेल हो गई या मेट्रो हो गई, एक ही बात है, वाहन हो गया, सभी वाहनों की जो भी ये हैं मंत्री हैं वो अश्वनी वैष्णव जी हैं फ्रेंड्स। ओके, ये केंद्रीय मंत्री हैं। कम दूरी की मेट्रो रेल नेटवर्क पर काम करेगी। ये जो मेट्रो है वंदे मेट्रो, अभी तक आपने वंदे भारत ट्रेन सुनी होगी, है ना, वो कब स्टार्ट हुई हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन जो ये वंदे मेट्रो है ये कम दूरी की मेट्रो रेल नेटवर्क है, यानी ज्यादा दूरी कवर नहीं कर सकती है। जैसे आपने देखा है जो वंदे भारत है उससे तो हम यहाँ से जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं, कन्याकुमारी भी जा सकते हैं, काफी दूर दूर तक चलती है वंदे भारत ट्रेन, है ना। लेकिन जो वंदे मेट्रो है ये ज्यादा दूरी कवर नहीं करेगी, ये छोटे शहरों को, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए, कम डिस्टेंस के लिए ये मेट्रो चलाई गई है। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, कम दूरी की मेट्रो रेल नेटवर्क पर काम करेगी, 100 किलोमीटर से कम दूरी वाले क्षेत्रों में ये चलेगी। काम क्या होगा इसका, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ना, कनेक्टिविटी प्रदान करना, लोगों को वाहनों की सुविधा, जो पब्लिक व्हीकल होते हैं उनकी सेवा प्रदान करना इसका काम होगा। प्रमुख देखो यहाँ पर 100 किलोमीटर के प्रमुख वाले शहरों को जोड़ेगी। मेट्रो ट्रेन की तरह ही इसमें 8 कोच होंगे, जो मेट्रो ट्रेन होती हैं उसकी तरह इसमें 8 कोच होंगे। 27 जनवरी 2019 को ट्रेन 18 का नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस किया गया था। तो वंदे भारत एक्सप्रेस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब स्टार्ट हुई थी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27 जनवरी 2019 को इसका नाम बदला गया था। और क्या रखा गया था, पहले इसका नाम ट्रेन 18 था वंदे भारत का, और 27 जनवरी 2019 को इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया था। और 15 फरवरी से क्या हुआ था, इसने अपनी सेवा देना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट अलग कह रहा है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि 27 जनवरी 2019 को तो ट्रेन 18 का नाम बदला गया था, क्या किया गया था, वंदे भारत एक्सप्रेस, और 15 फरवरी को इसने अपनी सेवा देना स्टार्ट कर दिया था। ओके, चलिए अब पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया है। वंदे मेट्रो भारत में कब तक शुरू होगी, दिसंबर 2023 तक। अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा कहा गया, ये कम दूरी की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो दो शहरों को, दो या दो से अधिक शहरों को आपस में जोड़ना और लोगों को पब्लिक व्हीकल की सुविधा प्रदान करना होगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि वंदे भारत ट्रेन चली थी, उसी के आधार पर इस ट्रेन को चलाया गया है। और वंदे भारत ट्रेन चली थी वो कब तक चली थी, अब तक चली गई थी। और वंदे मेट्रो ट्रेन कब तक चल जाएगी, दिसंबर 2023 तक चल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन पहला समाप्त। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में भारत का निर्यात बढ़कर कितना हो गया है, 2022-23 में भारत का निर्यात बढ़कर कितना हो गया है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। यानी भारत का निर्यात बढ़ा है, कितना हुआ है, और हमें ये पता करना है कि बढ़कर कितना हो गया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 434 बिलियन डॉलर, बी का मतलब बिलियन, डॉलर का मतलब डॉलर। ठीक है, जो डॉलर है वो अमेरिका का है तो आप अमेरिकन डॉलर भी कह सकते हो। तो 434 अमेरिकी बिलियन डॉलर, 343 अमेरिकी बिलियन डॉलर, 447 अमेरिकी बिलियन डॉलर, या फिर 557 अमेरिकी बिलियन डॉलर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा 447 बिलियन डॉलर। भारत का निर्यात बढ़ करके 2022-23 में कितना हो गया है, तो 447 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है मैम, बढ़ गया, ओके, अच्छी बात है। लेकिन कितने से बढ़ा है मैम, कितना बढ़ा है, बढ़कर इतना हो गया ये तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन कितना बढ़ा है, तो चलिए फ्रेंड्स वो भी आपको बताते हैं। 6% बढ़ा है, कितना, 6% बढ़ा है। देखो यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कहा गया कि जो भारत का जो निर्यात है वो 6% बढ़ गया है। फ्रेंड्स, निर्यात क्या होता है, देखो जैसे आप कोई खेती करते हो, ठीक है, आप खेती कर रहे हो तो आप अपनी खेती में अनाज उगाते हो, ठीक है, बाजरा भी उगा लेते हो क्योंकि एक खेत में गेहूं भी हो जाएंगे, बाजरा भी हो जाएगा, उस खेत में आप आलू भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या उसी में दाल कर सकते हो, क्योंकि गेहूं और जो दाल होती हैं, कुछ दालें वो एक साथ ही होती हैं, तो एक ही खेत में आप नहीं कर सकते, हालांकि अलग अलग खेत में कर सकते हो, बट सारी चीजें आप नहीं उगा सकते। मेरे कहने का मतलब ये है।
कि आप खरबूजा तरबूजा, अब आम का सीजन चल रहा है तो आप आम भी खुद उगा लो, क्योंकि आम कोई 1-2 साल में होने वाला या 6 महीने में होने वाला तो एक फसल नहीं है, ठीक है। ये हालांकि ये खरीफ की फसल है तो 1-2 महीने में या साल में 2 साल में तो होती नहीं है, इसलिए तो पूरा लंबा एक 10-12 साल का पूरा सीजन चाहिए होता है। तो आप क्या करेंगे कि भाई अब आप आयात क्या करेंगे, अब आयात क्या, आपने आम, क्योंकि आप आम अपने उगाया नहीं, अगर उगाया भी, सपोज दैट आपने आम उगाया भी तो भी इतना नहीं हो पाया कि आपकी पूर्ति हो जाए, ठीक है। तो आम क्या करेंगे, आप खाने का तो मन करेगा आपका, तो आप मंगाएंगे, बाजार से मंगाएंगे, ठीक है। हालांकि आपके पास, आपके या मेरे पास इतनी पावर तो है नहीं कि हम विदेशों से मंगा सकें, क्योंकि वो तो हमारे जो मंत्री हैं, जो हमारे राजनेता हैं, उनके पास इतनी पावर है। हम तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, बाजार से लेकर के आ सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं लेने, ठीक है, तीसरे शहर जा सकते हैं, भारत में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन विदेशों से मंगाने का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई, है ना। तो आप क्या करेंगे, आम मंगाएंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, जो आप मंगा रहे हैं उसे इम्पोर्ट कहा जाएगा। लेकिन जो आप गेहूं बना रहे हैं, गेहूं तो बहुत सारे होते हैं कि खेत में पूरे गेहूं तो आप नहीं खा पाओगे, तो क्या करोगे, आप गेहूं को बेचोगे कि भाई जो मैंने आम खरीदे हैं इनके लिए मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, तो चलिए मैं कुछ गेहूं बेच देता हूँ, इनसे पैसे आएंगे तो मैं आम मंगा लूंगा उससे, ठीक है। या बाकी और सामान होता है, जैसे खाने पीने का बहुत सारा सामान होता है, ओढ़ने पहनने सोने बैठने, घर में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो आप जो चीज़ एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करने का मतलब बेचना, बेचकर कुछ पैसा कमाओगे, उस चीज़ को अदर चीज़ों में आप खर्च करोगे। तो बेचना समझ आ गया, बेचना मतलब एक्सपोर्ट और खरीदना मतलब इम्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर निर्यात क्या है, मतलब भारत ने भेजा है अन्य देशों को, तो वो बढ़कर 6% की वृद्धि दर्ज की गई है भारत में 2022-23 में। ओके फ्रेंड्स, तो विदेशी व्यापार होता क्या है, विदेशों से व्यापार करना यानी विदेशी व्यापार। तो निर्यात और आयात को इसमें ऐड किया जाता है, यही देखा जाता है विदेशी व्यापार में कि आपने कितना तो निर्यात किया है, यानी कितना भेजा है किसी देश को, और किसी देश से आपने कितना मंगाया है, इसी को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। फिर देखेंगे, भारत 190 देशों को 7,500 वस्तुओं का निर्यात करता है। भारत कितनी वस्तुएं भेजता है अन्य देशों को, 7,500 वस्तुएं अन्य देशों को भेजता है भारत। वहीं पर 140 देशों से लगभग 6,000 वस्तुओं का आयात करता है, यानी आयात कम कर रहा है 6,000 वस्तुओं का और निर्यात कर रहा है 7,500, यानी 1,500 वस्तुओं का भारत ज्यादा निर्यात कर रहा है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब तो प्रॉफिट में रहना चाहिए भारत, नहीं, भारत हमेशा ही व्यापार घाटे में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, भारत लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से करता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत सबसे ज्यादा व्यापार है या कितने % व्यापार अपना समुद्री मार्ग से करता है, तो आप बता देंगे 95%। और या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत है वो अपना व्यापार व्यापार किसके माध्यम से करता है, रेल मार्ग से या फिर सड़क मार्ग से या फिर जल मार्ग से, तो आप बता देंगे जल मार्ग से। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया यहाँ पर। और बाकी देख सकते हैं, जबकि 2021-22 में भारत ने इतने बिलियन डॉलर का क्या किया था, इंपोर्ट किया था। देखो यहाँ पर इंपोर्ट जो है वो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हमारा पॉइंट छूट गया है, 6% की वृद्धि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा दी गई। यहाँ पर है इंपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट की बात कर ली, 6% बढ़कर के इतना हो गया है 747 बिलियन डॉलर। तो आपको 747 बिलियन डॉलर ध्यान रखना है। अब वहीं पर इंपोर्ट की बात कर लें तो इंपोर्ट भारत में कितने की वृद्धि हुई है, इंपोर्ट में 16.5% की, यानी भारत ने एक्सपोर्ट तो 6% ही किया है, लेकिन इंपोर्ट कितना ज्यादा किया है, तो 16.5% ज्यादा किया है भारत ने 2022-23 में। ओके, कितने का, 714 बिलियन डॉलर का। तो देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ ये और कहाँ ये, पूरा दोगुना सा हो गया कि इतने का भारत निर्यात कर रहा है टोटल और इतने का भारत आयात कर रहा है। इसीलिए कहते हैं कि भारत व्यापार घाटे में चलता है हमेशा ही और हर देश के साथ, ठीक है। जबकि 2021-22 में भारत ने इतने बिलियन डॉलर का आयात किया था, 613 बिलियन डॉलर, और यहाँ पर इतना देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो जनसंख्या बढ़ रही है, पहला कारण जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरा कारण हम अपना उत्पादन कम कर रहे हैं, यही तो कारण हुए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कारण हो गए भारत ने, या तो हम उत्पादन कम कर रहे हैं या फिर हमारी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है कि ज्यादा खाना खा रही है वो और ज्यादा हमें मंगाना पड़ रहा है, जो देश का है वो कम पड़ जा रहा है। ओके,
चलिए, आई होप आपसे इस क्वेश्चन से आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी और आपके जो माइंड के जो लॉक है वो खुल गए होंगे, ठीक है, और आपने बहुत सारी नॉलेज ग्रहण करी होगी। क्वेश्चन हो जाता है, आराम से पढ़ लेंगे, इसकी पीडीएफ आपको कम्युनिटी पर मिल जाएगी, एक एक पॉइंट ध्यान से। इसीलिए आपको पहले पढ़ना जरूरी होता है। अगर आप पीडीएफ पहले पढ़ने लग जाओगे तो पता नहीं चलेगा भाई क्या लिखा है मैम ने, लेकिन यहाँ पर जब एक बार आप पढ़ लोगे, फ्रेंड्स देखो ये जो बोर्ड है इसकी एक लिमिटेशन है, आप सभी जानते हैं। अभी मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि आपके लिए डिजिटल बोर्ड ले आऊँ, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी आप ही करेंगे, आपके सहयोग से वो भी पॉसिबल होगा जल्दी ही। तो जब तक हमारे पास ये बोर्ड है तो हमें शॉर्ट में लिखना होता है, मैं विस्तार में नहीं लिख सकती फ्रेंड्स, ओके, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन कराने होते हैं आप सभी के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रिक क्षेत्रों के लिए वित्त पोषण समाधान लॉन्च किया है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने, बैंक का नाम पूछ रहा है आपसे, बैंक ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में किस बैंक ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए नया वित्त पोषण, क्या है, नया वित्त पोषण। तो ये हमारे की पॉइंट हो गए, यानी बैंक का नाम बताना है, बैंक किस बैंक, मतलब उस बैंक ने क्या किया है, उस बैंक ने इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए एक नया वित्त पोषण लॉन्च किया है, ठीक है। ये वित्त पोषण क्या है फ्रेंड्स, ये भी आपको बताएंगे, ये बैंक कौन सी है ये भी आपको बताएंगे, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए क्या किया है ये भी आपको बताएंगे। तो देखें यहाँ पर ऑप्शन ए है HDFC, ऑप्शन बी है सिडबी, ऑप्शन सी है SBI, ऑप्शन डी है कोटक महिंद्रा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिडबी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सिडबी। सिडबी के द्वारा हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए नया वित्त पोषण समाधान लॉन्च किया है। अब सिडबी है क्या, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, जो उद्योगों के उत्थान के लिए बनाई गई एक बैंक है। आपने सुना होगा ना, सिडबी क्या करती है भाई, लोन देती है, किसानों को लोन देती है, व्यापारियों को लोन देती है, ताकि वो अपने जो व्यापार है, अपनी कृषि है, अपने क्षेत्र का विस्तार कर सकें, क्षेत्र इन द सेंस कि अपनी वो कृषि का विस्तार कर सकें, वो उन्हें जो भी फर्टिलाइजर, जो भी जिसकी भी जरूरत होती है वो उसे मंगा करके किसी से वंचित ना रहें। फिर ये ना कहें कि भाई हमारे पास तो फर्टिलाइजर नहीं था इसलिए हम अच्छी कृषि नहीं कर पाए, क्योंकि इसका फायदा अंत में भारत को ही मिलेगा। जब किसान ज्यादा कृषि उगाएंगे तो वो भारत निर्यात करेगा, तो भारत को भी प्रॉफिट होगा, किसानों को भी प्रॉफिट होगा, और जो भारत है वो एक मतलब ग्रो करेगा, इकोनॉमी बनेगा, मतलब ग्रो करने वाली इकोनॉमी बनेगा, इसीलिए भारत सहयोग करता है। तो इसीलिए सिडबी की स्थापना की गई थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसने कौन सा मिशन शुरू किया है फ्रेंड्स, तो नया वित्त पोषण, क्या है ये नया वित्त पोषण, मिशन 50K EV4 ECO, ओके फ्रेंड्स। तो ये है क्या, यानी 50K तक, यानी देखो इसमें होगा क्या, ये इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र, जो ये सिडबी है ना, सिडबी से आप ऋण ले सकते हो और इससे क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक वाहन आप खरीदना चाहते हो, उसके लिए सिडबी से आप ऋण ले सकते हो। चाहे आप 2 पहिया वाहन खरीदो, चाहे 4 पहिया वाहन खरीदो, कोई भी वाहन खरीद सकते हो, 2 पहिया 4 पहिया, इसके लिए आप सिडबी से ऋण ले सकते हो। इसके लिए एक मिशन शुरू किया गया है सिडबी द्वारा, मिशन 50K EV4 इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को बचाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 4 यानी 4 पहिया वाहनों के लिए आप सिडबी से ऋण ले सकते हो, यही है इसका मतलब, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया, सिडबी के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र के लिए, जिसे नया वित्त पोषण कहा जा रहा है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सिडबी के बारे में देख लेते हैं, आखिर ये सिडबी है क्या। फुल फॉर्म तो हमने देख ली, लेकिन कभी कभी तो हमसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, लेकिन कभी कभी हमसे फुल फॉर्म नहीं पूछता। क्या पूछता है हमसे पूछ लेगा सिडबी की स्थापना कब हुई थी, सिडबी के अध्यक्ष कौन है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, सिडबी की स्थापना कितने वर्ष पहले हुई थी, ये पूछ लेगा। तो चलिए सिडबी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है।
स्मॉल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक इंडिया का बैंक है। इस बैंक का मतलब, इस बैंक का जो नाम है उससे ये पता चलता है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी छोटी जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें डेवलप करने के लिए भारत का एक बैंक है जिसे सिडबी कहा जाता है। अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो सिडबी ये वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कभी कभी आपसे ऐसे पूछ लेता है एग्जामिनर, अभी पूछ लेता नहीं बल्कि पूछा गया है 1000 बार कि सिडबी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और सिर्फ सिडबी के बारे में ही नहीं बल्कि और भी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में भी पूछा गया है कि ये वाला ऑर्गेनाइजेशन किसके अधीन कार्य करता है। जैसे हमारी सेना है, सेना जो विभाग है वो किसके अधीन कार्य करता है, तो रक्षा मंत्रालय के, है ना, यही होगा इसका आंसर। तो ये हो गया फ्रेंड्स। लेकिन जो हमारा रक्षा का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। रक्षा मंत्रालय का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन अधीन किसके कार्य करता है, तो वो रक्षा मंत्रालय के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सिडबी वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। गठन 2 अप्रैल 1990 को यानी 32 वर्ष पहले हुआ था। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ यूपी में है। अध्यक्ष इसके शिव सुब्रमण्यम रमन है। शिव सुब्रमण्यम रमन है इसके अध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स, चलिए आपका ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था ये एकदम क्लियर हो गया होगा, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी इसमें। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उनकी कांस्य यानी ब्रॉन्ज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। उनकी कांस्य यानी ब्रॉन्ज प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है, कहाँ स्थापित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतना ही देख लोगे क्योंकि थोड़ा सा ना जगह स्पेस का थोड़ा वो है। हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उनकी कांस्य यानी ब्रॉन्ज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है, तो इसका आंसर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक बताना है। एमपी में, यूपी में, गुजरात में या तेलंगाना में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना में किसके द्वारा की गई है, तो भाई चंद्रशेखर राव के द्वारा की गई है, जो कि वहां के सीएम हैं, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई गई। इस वर्ष कौन सी जयंती थी, तो 132वीं जयंती थी, ठीक है। भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। कहाँ पर ये स्थापित की गई है ये तो हमने देख लिया, तेलंगाना में। लेकिन और डीपली अगर एग्जामिनर घुस गया तो आपसे क्या पूछ सकता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखो हुसैन सागर झील में, कहां पर, हुसैन सागर झील में, जो कि कहां पर है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो हैदराबाद में पड़ती है हुसैन सागर झील। इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा जो कि कांस्य की बनी हुई है, जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, 132वीं जयंती पर कितने फीट की है, तो यहाँ पर 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है के चंद्रशेखर राव के द्वारा, जो कि तेलंगाना के सीएम हैं यानी मुख्यमंत्री हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लेंगे ये तेलंगाना हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है हुसैन सागर झील, और इसी में इस मूर्ति का अनावरण किया गया है प्रतिमा का। ये एक कृत्रिम झील है, भारत की कृत्रिम झील है हुसैन सागर झील। ओके, कहाँ स्थित है, तेलंगाना हैदराबाद में। 125 फीट ऊंची प्रतिमा है ये। 14 अप्रैल 2023 को इसका अनावरण किया गया। मुख्य अतिथि कौन थे, तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के पोते हैं प्रकाश अम्बेडकर, इस जो समारोह था इसके मुख्य अतिथि थे। 145 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956 को तक इनका जीवन काल था डॉक्टर BR अम्बेडकर का, ठीक है। तो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था मऊ मध्य प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर 6 दिसंबर 1956 तक इसकी जीवन काल रहा था। तेलंगाना 2 जून 2014 को स्थापित हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ठीक है। तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। पूछने को तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, क्योंकि ये चर्चा में आ गया और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट होंगे वो सब आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। ये करंट को पढ़ने की एक ट्रिक है, एक तरीका है कि हम कैसे पढ़ें करंट को, तो ऐसे पढ़ें, एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करके, लिंक करके, और उसके आसपास जितना भी बिखरा हुआ है उसे सबको समेट कर हमें पढ़ना है। ज्यादा नहीं पढ़ना, एक्स्ट्रा पढ़ना क्या होता है, पूछ आपसे यहाँ BR अम्बेडकर के बारे में, तेलंगाना के बारे में रहा है, आप आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ने लग रहे हो, आप कर्नाटक के बारे में पढ़ने लग रहे हो, भाई वो करंट में है ही नहीं, करंट में तो तेलंगाना है तो तेलंगाना के बारे में पढ़ो ना।
तेलंगाना की राजधानी, तेलंगाना के सीएम पढ़ो, तेलंगाना में क्या हुआ है वो पढ़ो, हुसैन सागर झील आई है तो कहाँ पर स्थित है ये पढ़ो ना। क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस सौर निगम को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। किसको, किस सौर निगम को, एक सौर निगम है जिसे हाल ही में मिनी रत्न श्रेणी, किसका, मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा मिला है। फ्रेंड्स मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा मिल जाता है या फिर मिनी रत्न हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे रत्न होते हैं, उनका जब दर्जा मिल जाता है ना तो इसका फायदा क्या होता है कि वो सरकार के अधीन आ जाते हैं और सरकार के द्वारा उन्हें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड को, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, मतलब ऑप्शन है, इसका आंसर है। हाल ही में किस सौर निगम लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड को, यानी SECI को। 2011 में इसे स्थापित किया गया था। SECI को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है ये, इसे दर्जा मिल गया है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का इसे दर्जा मिल गया है। मिनी रत्न का मतलब ये हो गया कि अब ये केंद्र सरकार के एक PSU की तरह काम करेगा, सार्वजनिक उद्यम की तरह काम करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा को ये बढ़ावा देगा, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, इथेनॉल, हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, इन सब पे काम करेगा। ये पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और ये सब इन पे काम नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो हमारा करंट सेशन यहीं तक था, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट था फ्रेंड्स, और आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ, और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे, ये भी मैं आप सभी से आशा करती हूँ फ्रेंड्स। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।